जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और टॉप 10 बिहार जीके का यह दूसरा वीडियो है जो कि डिस्कशन है। ठीक है, पहला वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जरूर जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर जो है दोस्तों ये गंडक नदी से निकलती है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है रिवर बेसिन ऑफ बिहार का ये मैप है। और उसके बाद दोस्तों सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। यह गंडक बांध परियोजना का एक भाग है जिसमें 4 नहरें, 2 नेपाल और 2 भारत के लिए है। त्रिवेणी नहर भी गंडक नदी पर है। वाल्मीकि नगर बैराज भी गंडक नदी पे है। सारण नहर से बिहार के सारण, सीवान और गोपालगंज 3 जिले में सिंचाई की जाती है। अब दोस्तों नाम आया है गंडक नदी का, तो चलिए गंडक नदी के बारे में जानते हैं। तो गंडक नदी की कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। इससे पहले आपको गंडक नदी का लोकेशन दिखाते हैं मैप में। तो इस मैप में अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर का क्षेत्र है यह नेपाल का क्षेत्र है और यहाँ से एक नदी बिहार में प्रवेश कर रही है जो कि पश्चिमी चंपारण जिला से प्रवेश कर रही है। तो यही है गंडक नदी जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। और गंडक नदी 2 धाराएं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती हुई बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से यह गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इस स्थान को त्रिवेणी कहते हैं। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी और सालग्रामी और मैदानी भाग में नारायणी और सप्तगंडकी कहा जाता है। वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरे वर्ष जल से भरा रहने के कारण इस नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ? तो अकबर के काल में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है अकबर जी का फोटो। और दोस्तों मुगल शासक अकबर के काल में पहली बार बिहार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। उसके बाद दोस्तों बिहार के क्षेत्र में मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण कर पटना नगर को जीता था और अफगान शासक मुल्ला दाऊद खां किरवानी पटना से भाग गया था। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार और बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो गया था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य में एक सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ। अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह सबसे प्रसिद्ध थे। 1587 से 1594 ईस्वी के बीच राजा मान सिंह ने बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। मान सिंह ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था। बिहार का सूबेदार सर्वप्रथम मुनीम खां को बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है सच्चिदानंद सिन्हा जी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म 10 नवंबर 1871 को भोजपुर के आरा में हुआ था। आरा शहर वर्तमान में भोजपुर जिला का मुख्यालय है जबकि पहले यह शाहाबाद का मुख्यालय था। 1894 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने द बिहार टाइम्स नामक पत्रिका प्रकाशित करना आरंभ किया जिसके संपादक महेश नारायण थे। वर्ष 1900 में उन्होंने कायस्थ समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। 1924 में सच्चिदानंद सिन्हा का द्वारा पटना में राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट और सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 6 मार्च 1950 को सच्चिदानंद सिन्हा की पटना में ही मृत्यु हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो मौलाना मजहरूल हक के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है मजहरूल हक जी।
और दोस्तों सितंबर 1921 में मौलाना मजहर हक ने पटना से एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कौमी एकता और भाईचारे के महत्व को उजागर किया। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और आज़ादी के आंदोलन से संबंधित समाचारों के प्रकाशन के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना अथवा 3 महीने का जेल का सजा सुनाया गया था। उन्होंने जुर्माना देने के बजाय 3 महीने के लिए जेल जाना स्वीकार किया था। पटना स्थित सदाकत आश्रम का स्थापना भी मजहर के द्वारा किया गया है, जो उनके मित्र खैरू मियाँ के जमीन पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नव नालंदा बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नव नालंदा बिहार जो है दोस्तों ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। यह बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इसकी नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। 20 नवंबर 1951 में नालंदा में एक नव नालंदा महाविहार स्थापित किया गया। यहाँ अन्य देशों से भी छात्र शिक्षा लेने आते हैं। नव नालंदा महाविहार को भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना बिहार में परमानेंट सेटलमेंट का लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता हुआ था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कंपनी ने ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू किया था। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार के किसान आंदोलन से। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था और इमेज में देख सकते हैं यही है स्वामी सहजानंद जी। बिहार में किसान आंदोलन को संगठन एवं निर्णायक मोड़ देने का श्रेय स्वामी सहजानंद को जाता है। और स्वामी सहजानंद वर्ष 1928 में किसान सभा और 1929 में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और प्रथम महासचिव NG रंगा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कांग्रेस के समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार हुए थे? तो 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल जो थे दोस्तों वह मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इमेज में देख सकते हैं यही है योगेंद्र शुक्ल जी। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया था। श्री योगेंद्र शुक्ल जो है श्री योगेंद्र शुक्ल पर ब्रिटिश सरकार ने 5000 का इनाम घोषित कर रखा था। इन्हें बक्सर जेल में रखा गया, जहां 1944 में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया था। श्री योगेंद्र शुक्ल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानी एवं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के साथ योगेंद्र शुक्ल जो थे ये 9 नवंबर 1942 को जेल से फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है जगत नारायण लाल जी। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के साथ बिहार के सक्रिय नेता जगत नारायण लाल को भी गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इसी जेल में बंद किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? BPSC 66वीं का यह प्रश्न है। तो कांग्रेस समाजवादी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1909 को हुआ था। वर्ष 1952 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।
5 जून 1974 को इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई और 8 अक्टूबर 1979 को इनका 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था बिहार का टॉप 10 का दूसरा भाग। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पे। शाम में इसके पीडीएफ को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी इसके तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।